नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। रामनाथ कोविंद संसद भवन पहुंच चुके हैं और उनका जो स्पीच है वो चालू हो चुकी है, जिसमें वो काफी अहम बात कर रहे हैं। संसद भवन में इस वक्त काफी लोग मौजूद हैं जो बता रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि बजट में अब क्या आने वाला है। इसी के बारे में हम आपको अपडेट बताएंगे कि अभी तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में क्या क्या कहा है और आगे क्या क्या कह सकते हैं, इस पर निकल के क्या अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि संसद में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इस दशक का पहला बजट है और उनके जो शब्द थे वो कुछ इस तरह थे कि मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने हमें संसद भेजा है, हम जन आकांक्षाओं के देखते हुए इस सत्र को सफल बनाएंगे। आपको बता दें कि पिछली बार मॉनसून सत्र की तरह ही इस सत्र में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 5-5 घंटे की पालियों में संचालित होगी। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में और लोकसभा की कार्यवाही शाम की पाली में चलेगी। कोविड-19 महामारी के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा सका था। बजट सत्र में प्रश्नकाल आयोजित होगा। समय की कमी के कारण पिछले सत्र में प्रश्नकाल नहीं हो सका था। आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने से पहले घरेलू शेयर बाजारों ने 5 कारोबारी सत्रों की गिरावट से शुक्रवार को वापसी भी की। बैंकिंग, ऊर्जा और वाहन कंपनियों के शेयरों में तेजी के दम पर शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक से अधिक चढ़ गया था और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 403.16 अंक यानी कि लगभग 0.86% की तेजी के साथ 47,277.52 अंकों पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 1118.65 अंक यानी कि 0.86% की बढ़त के साथ 13,936.20 पर कारोबार करता हुआ नजर आया था। संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट जो होगा वो देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि ये इस दशक का पहला बजट है, इसलिए इस दशक को ध्यान में रखते हुए सदन में चर्चा होगी। सभी प्रकारों के विचारों को रखा जाएगा और उन्हें विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने उन्हें संसद में भेजा है, वे जन आकांक्षाओं को देखते हुए इस सत्र को सफल भी बनाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि साल 2020 में सरकार की ओर से कई बार छोटे छोटे बजट जारी करने पड़े हैं। अब बताते हैं कि राष्ट्रपति कोविंद का क्या कहना है। तो उनका कहना है कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को प्राप्त किया है। भारत की महानता परम सत्य है। एक ही चेतना में, एक ही ध्यान में, एक ही साधना में, एक ही आवेग में एक हो जाओ, ऐसा राष्ट्रपति कोविंद का कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को असमय खोया भी है। हम सभी के प्रिय और मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन भी कोरोना काल में ही हुआ। संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए। मैं सभी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ऐसा राष्ट्रपति कोविंद ने कहा। उन्होंने यह भी कहा है कि संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किसी गरीब को भूखा ना रहना पड़े। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा
कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता करी। महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। इस अभियान की वजह से 5 करोड़ मैन डेज के बराबर रोजगार पैदा भी हुआ और करीब 31,000 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जनधन खातों में भी सीधे ट्रांसफर किए गए थे। और इस दौरान देश भर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड़ से भी अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले थे। उन्होंने यह भी कहा है कि अपने सभी निर्णयों में सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त भी किया है। यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा। कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी जरूरतें थी, तब हमें यह याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति कोविंद ने आत्मनिर्भर भारत बनने पर अपने भाषण में काफी ज्यादा जोर दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित है। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध भी कराई। सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ हमने इस कोरोना संकट के दौरान देखा भी है। वहीं बात करें अगर आयुष्मान की, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। इससे इन गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। आज देश के 24,000 से ज्यादा अस्पतालों में किसी में भी आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में बने 7,000 केंद्रों से गरीबों को बहुत सस्ती दर पर दवाइयां मिल रही हैं और बीते 6 वर्षों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा में 50,000 से ज्यादा सीटों की वृद्धि भी हुई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए एम्स को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में ही निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने और देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो सके। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया था। आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है सरकार, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2013-14 में जहां 42 लाख हेक्टेयर जमीन में ही माइक्रो इरिगेशन की सुविधा थी, वहीं आज 56 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अतिरिक्त जमीन को माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा जा चुका है। इसी अवधि में सब्जी और फलों का उत्पादन भी 215 मिलियन टन से बढ़कर अब 320 मिलियन टन तक पहुंच चुका है और वे इसके लिए देश के किसानों का अभिनंदन भी करते हैं। आज देश में खाद्यान्न उपलब्धता रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2008-9 में जहां देश में 234 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी, वहीं साल 2019-20 में देश की पैदावार बढ़कर 296 मिलियन टन तक पहुंच गई है। समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास सिर्फ 1 या 2 हेक्टेयर जमीन होती है,
उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ऐसा राष्ट्रपति कोविंद का कहना है। और देश के सभी किसानों में से 80% से ज्यादा ये छोटे किसान ही है और इनकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। सरकार की प्राथमिकता में ये छोटे और सीमांत किसान भी हैं। ऐसे किसानों के छोटे छोटे खर्च में सहयोग करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में लगभग 1,13,000 करोड़ से अधिक रुपए सीधे भी ट्रांसफर किए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी देश के छोटे किसानों को ही हुआ है। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में किसानों को 17,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के एवज में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर मिली भी है। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ है। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए कि अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन भी दिया था। वहीं राष्ट्रपति का यह भी कहना है कि वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें यह सिखाता भी है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे, जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं, ऐसा राष्ट्रपति कोविंद का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत भी की गई है। और देश भर में शुरू की गई किसान रेल भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही है। आपको बता दें कि अब तक 100 से ज्यादा किसान रेलें चलाई जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से 38,000 टन से ज्यादा अनाज और फल सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई हैं। उनका यह भी कहना है कि गांव के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरे, यह सरकार की प्राथमिकता है। इसका उत्तम उदाहरण 2014 से गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए बनाए गए 2 करोड़ घर हैं। वर्ष 2022 तक हर गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की गति भी तेज की गई है। और बाबा साहेब की प्रेरणा को साथ लेकर सरकार जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना पर काम भी कर रही है। इसके तहत हर घर जल पहुंचाने के साथ ही जल संरक्षण पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ परिवारों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। राष्ट्रपति कोविंद ने यह भी कहा है कि गांवों में सड़कों के साथ ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी उतनी ही अहम है। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद सरकार देश के 6 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना, मुश्किल में फंसे एमएसएमईज के लिए 20,000 करोड़ की विशेष योजना और फंड ऑफ फंड्स जैसे प्रयासों ने लाखों लघु उद्यमियों को लाभ भी पहुंचाया है। वहीं जेम पोर्टल से देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों के एमएसएमईज को सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ साथ अधिक भागीदारी भी मिल रही है। नर हाट और उस्ताद योजना के माध्यम से लाखों शिल्पकारों का कौशल विकास भी किया जा रहा है और उनको रोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं। इन लाभार्थियों में आधे से अधिक महिला शिल्पकार हैं। ई हाट के माध्यम से इन शिल्पकारों को पूरी दुनिया के खरीदारों से जोड़ा भी जा रहा है।
आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमियों की विशेष भूमिका है। सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 25 करोड़ से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में आज 7 करोड़ से अधिक महिला उद्यमी करीब 66 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। बैंकों के माध्यम से इन महिला समूहों को पिछले 6 वर्षों में 3,40,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है और देश के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार 1 रुपये में सुविधा सैनिटरी नैपकिन देने की योजना भी चला रही है। उनका यह भी कहना है कि भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम हो, मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति हो या फिर अंडरग्राउंड माइनस में और ओपन कास्ट माइनस में महिलाओं को रात्रि में कार्य करने की अनुमति, ये सभी निर्णय पहली बार सरकार ने ही लिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से विषय पढ़ने की आज़ादी दी गई है। किसी कोर्स के बीच में भी विषय और स्ट्रीम बदलने का विकल्प युवाओं को दिया गया है। सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिल रहा है। इनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, वनवासी और जनजातीय वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने यह भी कहा है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरव्यू समाप्त करने से युवाओं को बहुत लाभ पहुंचा है। सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करके नौजवानों को नियुक्ति के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देने की परेशानी से मुक्त किया है। दिव्यांगजनों की मुश्किलों को कम करने के लिए देश भर में हजारों इमारतों को सार्वजनिक बसों और रेलवे को सुगम्य बनाया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बेहतर सुविधाएं और समान अवसर देने के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट लागू किया गया है। और वहीं बात करें अगर आधुनिक टेक्नोलॉजी की, तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का भारत में विकास और हर भारतीय की आधुनिक टेक्नोलॉजी तक आसान पहुंच आत्मनिर्भर बनते भारत की अहम पहचान है। पिछले वर्ष दिसंबर में यूपीआई से 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का डिजिटल पेमेंट हुआ है और आज देश के 200 से ज्यादा बैंक यूपीआई व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। जनधन खातों, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने लोगों को उनका अधिकार सुनिश्चित किया है। इस JAM त्रिशक्ति की वजह से 1,80,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में अभी तक के क्या क्या अपडेट्स दिए हैं। उन्होंने स्टडी, यूनिवर्सिटीज, बिजली, पानी, महिलाएं, किसान, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, हर चीज को ध्यान में रखते हुए ये बात बोल रहे हैं। अभी देखना यह होगा कि 1 तारीख को जो बजट पेश होगा उनमें कृषि के लिए जो सबसे बड़ा जो सबसे अहम है, जो सबसे कोर सेक्टर है पूरे भारत का, जिससे सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसके लिए बजट में क्या खास पेश करती हैं निर्मला सीतारमण जी। अभी फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।